दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे पीएम मोदी ने कहा आपदाओं पर रोने वाला देश नहीं है भारत, इसे अवसर बनाएगा। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। साथ ही गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 116 जिलों में मिलेगा 29 लाख लोगों को रोजगार। जानिए इससे जुड़ी सभी बड़ी बातें। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा गलवान घाटी में हालात और हुए तनावपूर्ण, अधिक सैनिक तैनात कर रहा चीन, गाड़ियों का लगाया जमावड़ा। आगे हम आपको इस दावे की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही देखेंगे इस राज्य में लॉकडाउन को और सख्त करने की तैयारी, लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। और इस राज्य में इस तारीख से खुलेंगे स्कूल, 5 चरणों में पढ़ाई शुरू करने की योजना। जानेंगे इस खबर की पूरी रिपोर्ट। साथ ही साथ मोदी सरकार की इस योजना में 42 रुपए के प्रीमियम पर पा सकते हैं पेंशन। जाने पूरी स्कीम। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने कहा आपदाओं पर रोने वाला देश नहीं है भारत, इसे अवसर बनाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को आयात ना करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। महीने भर के भीतर ही हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो कृषि सेक्टर में हो, चाहे सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग के सेक्टर में हो, या फिर अब कोल और खनन के सेक्टर में हो, तेजी से जमीन पर उतर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिखाता है कि भारत इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए कितना गंभीर है। आज हम सिर्फ निजी क्षेत्रों के लिए कोल ब्लॉक के नीलामी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 116 जिलों में मिलेगा 29 लाख लोगों को रोजगार। जानिए इससे जुड़ी सभी बड़ी बातें। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात के बीच केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मीडिया को जानकारी दी। इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। 20 जून को अभियान को शुरू करने के मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और संबद्ध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे। जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल हैं। इसका फायदा 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलने का दावा किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। पीएमओ के अनुसार 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। 50,000 करोड़ के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को तेजी से कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। गलवान घाटी में हालात और हुए तनावपूर्ण, अधिक सैनिक तैनात कर रहा चीन, गाड़ियों का लगाया जमावड़ा। भारत और चीन के बीच लद्दाख पर सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है। चीनी सेना सोमवार को भारतीय सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ के बावजूद अब तक गलवान से पीछे नहीं हटी है। बुधवार को इसी सिलसिले में दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। हालांकि बातचीत बेनतीजा रही। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में सेना अलग अलग राउंड में तनाव सुलझाने पर बात करेगी। हालांकि इस बीच एक अफसर ने दावा किया है कि चीन गलवान में सैनिकों के साथ अपनी मशीनरी और हथियार भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला भी सीमा पर जमा हुआ है। द टेलीग्राफ अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चीन 6 जून को हुई मेजर जनरल स्तर की वार्ता के तहत अब तक पीछे नहीं हटा है। चीनी लगातार गलवान में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। ऐसे में तनाव की स्थिति अभी बरकरार रह सकती है। बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन और भारतीय सेना के बीच जारी टकराव पर आर्मी ने अब तक ब्रीफिंग नहीं की है। ऐसे में लीक्स के जरिए सोमवार रात को हुई घटना पर लगातार ब्यौरे आ रहे हैं।
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गलवान घाटी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई थीं। इनमें दिखाया गया था कि झड़प के बाद भी चीनी सेना 200 गाड़ियों के साथ वहीं डटी हुई है। हालांकि चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय जवान भी अपनी सरजमी पर मुस्तैदी से तैनात हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी वाहन घाटी में लगातार सैन्य गतिविधियां कर रहे हैं। चीनी सैनिकों ने चोटी के 200 मीटर के पास अपना कैंप लगाया हुआ था और विवाद के बाद भी चीन यहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में लॉकडाउन को और सख्त करने की तैयारी, लिए जा सकते हैं ये कड़े फैसले। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन में और पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रही है। पंजाब में लगभग 43,000 लोग बीते एक माह के दौरान बाहरी राज्यों और विदेश से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि राज्य में बाहर से लौटे लोगों के कारण ही कोरोना का फैलाव तेजी से होने लगा है। इसके अलावा बाहर से आए लोगों द्वारा क्वारंटीन के उल्लंघन की घटनाएं भी बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय भी राज्यों से मिल रहे फीडबैक के बाद लॉकडाउन को और सख्त कर सकता है। इसके तहत केवल उन्हीं लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी जिनका नौकरी या कामकाज के लिए बाहर निकलना जरूरी होगा। बाजारों में भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों के घर से बाहर निकलने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना है कि जुर्माने के तौर पर सरकार को काफी राशि मिल रही है, लेकिन सरकार के लिए आम लोगों का जीवन ज्यादा मूल्यवान है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय 1 जुलाई से लॉकडाउन के नए आदेश के तहत कई तरह के प्रतिबंध लागू करेगा। इसके बाद पंजाब सरकार नए नियमों की घोषणा कर सकती है। 30 जून से पहले निपटा लें पैसों से जुड़े ये 8 जरूरी काम, नहीं तो चुकाना होगा मोटा जुर्माना। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई फाइनेंशियल कामकाज की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था, जिससे कि सभी लोग बिना पेनल्टी दिए अपने कामकाज को आसानी से निपटा लें। इस दौरान सरकार ने ITR, पैन आधार लिंकिंग, टैक्स सेविंग्स जैसे कुछ कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। तो आप 30 जून से पहले अपने इस तरह के सभी अधूरे कामकाज को पूरा कर लें। दोस्तों, अगर आपने PPF या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है, तो फिर ये काम 30 जून तक कर सकते हैं। सरकार ने इस काम के लिए आपको 3 महीने का समय और दिया था, तो आप इसको जल्द ही निपटा लें। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर पेनल्टी लगाई जाती थी, जिसको डाक विभाग ने फिलहाल हटा लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से अभी तक लिंक नहीं किया है, तो फिर ऐसा कर लें, वरना 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। अगर आपने अब तक टैक्स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया है, तो आपके पास 30 जून तक मौका है। आप 30 जून तक 80C और 80D के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि भी सरकार ने 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी थी। दोस्तों, अगर आपने ये काम पूरे नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द ये काम पूरे कर लें। चीन ने शुरू किया प्रोपेगेंडा, बोला भारत को झेलना पड़ सकता है 2-3 मोर्चों पर सैन्य दबाव। सरकार के इशारों पर काम करने वाले चीन की मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा खबरें चलानी शुरू कर दी हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। भारत का इस समय चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद है। अगर भारत तनाव बढ़ाता है तो वो 2 या 3 मोर्चों से सैन्य दबाव का सामना कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि इस समय भारत का चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद है। अगर भारत तनाव बढ़ाता है तो वो 2 या 3 मोर्चों पर सैन्य दबाव का सामना कर सकता है, इसलिए स्थिति आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। LAC पर तनाव पर ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। ग्लोबल टाइम्स ने इसके पीछे अमेरिका के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका पूरे मामले में नजर बनाए रखे है। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। अटल पेंशन योजना में 42 रुपए के प्रीमियम पर पा सकते हैं पेंशन, जाने पूरी स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना के तहत मामूली प्रीमियम के भुगतान पर पेंशन की व्यवस्था की गई है। 2015 में शुरू की गई ये योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। योजना 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का पेंशन मुहैया कराने के लिए है। इस पॉलिसी की खासियत इसका कम प्रीमियम रेट है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर पेंशन को लेकर चिंतित रहते हैं। 60 साल की उम्र के बाद कैसे उनका गुजारा होगा। अगर आप 18 साल के हैं तो 60 साल में 1000 रुपए मंथली पेंशन के लिए हर महीने 42 रुपए देना होगा। इसमें 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन है। वहीं अधिकतम पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 210 रुपए भरने होते हैं।
अगर आप हर महीने 269 रुपए भरते हैं तो 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप 18 साल की उम्र से ही निवेश शुरू कर दें। 18 साल की उम्र से निवेश करने पर आपको कुल 42 साल पैसा भरना होगा। अगर आप 40 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो 1,000 रुपए की पेंशन के लिए आपको 291 रुपए और 5,000 रुपए पेंशन के लिए 1,454 रुपए हर महीने जमा कराने होंगे। इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है। देश की पहली कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब हुई लॉन्च। टीबी व HIV की भी हो सकेगी जांच। देश में हर दिन तेजी से आ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत ने टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को देश की पहली कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब लॉन्च की है। ये दूर दराज के इलाकों में तैनात होगी। ये मोबाइल लैब प्रतिदिन 25 RT-PCR टेस्ट, 300 ELISA टेस्ट कर सकती है। खास बात यह है कि ये लैब टीबी और HIV की जाँच भी कर सकती है। इस लैब की लॉन्चिंग करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमने कोविड टेस्टिंग की लड़ाई 1 फरवरी से एक लैब से शुरू की थी। आज देश भर में हमारे पास 953 लैब हैं। इन 953 में से लगभग 699 सरकारी लैब हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में टेस्ट की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे इनोवेशन विकसित किए गए हैं। इस तारीख से खुलेंगे स्कूल। 5 चरणों में पढ़ाई शुरू करने की योजना। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से 3 महीने से बंद पड़े स्कूल जल्द ही दोबारा खोल दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना वायरस के कहर के बाद स्कूलों में पढ़ाई का तरीका अब पूरी तरह से बदल जाएगा। पिछले कई दिनों से पेरेंट्स इस बात को लेकर असमंजस में थे कि स्कूल दोबारा कब खुलेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस मामले में कई बयान जारी कर चुका है। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल दोबारा खोले जाने का फैसला कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चरणबद्ध तरीके से राज्य में दोबारा स्कूल खोले जाने को लेकर हरी झंडी दे दी है। यहां तक कि इस मामले में शिक्षा मंत्री से जल्द ही गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी राज्य सरकार द्वारा जल्द ही बताया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोले जाने को लेकर 11 पेज का दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें स्कूल खोले जाने की अनुमानित तारीखें भी हैं। क्या सरकार का इस महामारी के बढ़ते हुए कहर में ये फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मोदी सरकार के मंत्री ने की लोगों से चीन के उत्पादों के बहिष्कार की अपील। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को लोगों से चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कार्यालय में दैनिक इस्तेमाल के लिए कोई भी चीनी उत्पाद नहीं खरीदें। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच पासवान का ये बयान आया है। पासवान ने कहा कि मैं हर किसी से अपील करना चाहता हूं कि चीन जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, हम सभी चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन से आयात किए गए उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता नियमों को कड़ाई से लागू करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने चीन से दिए और फर्नीचर जैसे स्तरहीन उत्पादों के अवैध आयात पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि BIS द्वारा निर्धारित गुणवत्ता नियमों को सरकार सख्ती से लागू करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में BIS ने अब तक विभिन्न उत्पादों के लिए 25,000 से अधिक गुणवत्ता नियम तैयार किए हैं। दोस्तों, क्या आप भी चीनी उत्पादों का बहिष्कार करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर करें, जिससे वो भी दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें।